बच्चों। कल हमने किए थे सूरदास के पद, जिसकी मैंने सरल व्याख्या की थी, जो आपको समझ भी आ गई होगी। आपके लिए एक हमेशा टेंशन का वे रहता है कि इसे लिखे कैसे, व्याख्या को वर्णित कैसे करें। तो आज हम वही आसान तरीका देखते हैं कि इसे एग्जाम में कैसे लिखें। तो सूरदास के पद में सरलार्थ लिखने का आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लिखना है संकेत, उसके बाद हमारा आरंभ होता है प्रसंग, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाग 3 में संकलित महाकवि सूरदास की कविता सूरदास के पद में से ली गई है। ठीक है। तत्पश्चात हम लेते हैं संदर्भ। संदर्भ के अंतर्गत हम वर्णन करते हैं कि जो हमारे संकेत में दिया गया है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम संदर्भ कहते हैं। तो इसे कैसे लिखना है? प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की बाल सुलभ जिज्ञासा की चर्चा करते हुए कविवर ने बाल मनोविज्ञान का वर्णन किया है। बाल सुलभ जिज्ञासा क्या होती है? बालक की जानने की इच्छा। इसकी चर्चा करते हुए बच्चे के मन में क्या क्या भाव चलते हैं उनका वर्णन किया गया है। तत्पश्चात सरलार्थ लिखा जाता है। सरलार्थ में हमारी सबसे पहली हम देखेंगे संकेत की सबसे पहली पंक्ति कौन सी है। सबसे पहली पंक्ति थी हमारी मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो उसको हमने कैसे वर्णित करना है देखते हैं। सूरदास जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से पूछते हैं कि हे माता, मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। ठीक है। और इसमें प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया। तो हमने व्याख्या करते समय भी प्रश्न का जो विराम चिन्ह होता है, ठीक है, वो लिखना है, लगाना है। तत्पश्चात कितनी बार मोही दूध पियत भई यह आजू है छोटी, उसका वर्णित करना है कि क्या कहा गया है। इसका मतलब ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो हमें इसे कैसे वर्णित करेंगे। तुम कहती थी कि दूध पीने से यह जल्दी जल्दी बड़ी हो जाएगी, कितनी बार मोही दूध पिए, तुम मुझे कितनी बार दूध पिलाती थी, लेकिन आज भी ये पीते हुए, अब वो क्या कह रहे हैं आगे, दूध पीते हुए ना जाने कितने दिन बीत गए, लेकिन यह आज भी कैसी है, छोटी की छोटी है। तत्पश्चात हमारी अगली जो पंक्ति आती है, तू जो कहती बल्कि बेनी जो है लंबी मोटी। क्या कहते थे? तुम कहती थी कि मेरी चोटी भी बल मतलब बलराम की चोटी की तरह मोटी और लंबी हो जाएगी। ठीक है। और अगली जो हमारी पंक्ति थी उसमें कहा गया था काड़त गुहत नहावत जेहे नागनी सी भूई लोटी। इसका मतलब था काड़त मतलब कंघी करते समय, बाल घूतते समय या नहाते समय या नागिन के समान जमीन पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पचपची देतना माखन रोटी। इसका मतलब क्या है? तुम इसी कारण मुझे रोज रोज कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मेरी पसंद का माखन और रोटी भी खाने को नहीं देती हो। और यही कारण वो मानते थे कि उनकी चोटी, इसी कारण बाल जो थे वो बढ़ नहीं रहे थे। ठीक है। तो क्या कहते हैं, कच्चा दूध पीने और माखन रोटी नहीं खाने के कारण मेरी चोटी आज भी छोटी रह गई है। यहाँ पर क्या कहते हैं, सूरज चिरजव दो भैया हरी हलदर की जोड़ी। तो माता यशोदा क्या कह रही है कि बालक कृष्ण यहाँ पर अपनी माँ को उलाहना दे रही हैं, जो ऊपर की पंक्ति वर्णित थी उसमें। ठीक है। उसके बाद यहाँ जो पंक्ति थी सूरदास वाली, चिरजव दो भैया, उसका क्या अर्थ है? उनका प्यार भरा उलाहना सुनकर यशोदा जी उन्हें आशीर्वाद देते हुए यह कामना करती है कि कृष्ण एवं बलराम की यह जोड़ी दीर्घजीवी यानी चिरजीवी। इसका मतलब क्या होता है? दीर्घजीवी और चिरजीवी मतलब लंबे समय तक जीवित रहे, इनकी जोड़ी हमेशा बनी रहे। व्याख्या और सरलार्थ के पश्चात लिखा जाता है भावार्थ, जिसका मतलब है भाव का अर्थ। तो हम यहाँ पर क्या वर्णित करेंगे? भावार्थ के अंतर्गत सूरदास जी ने बाल मनोविज्ञान का प्रयोग करते हुए कृष्ण से बाल सुलभ प्रश्नों की बौछार करवाई है। प्रश्न किए हैं कि तुम मुझे मक्खन रोटी नहीं देती, तुम मेरी चोटी बताओ कि कब बड़ी होगी। ठीक है। अनेक प्रश्न किए गए हैं, तो यहाँ प्रश्नों की बौछार करवाई गई है। ठीक। और उसके पश्चात हमने लिखना होता है भावार्थ के पश्चात विशेष। इस जो हमारा सरलार्थ है, जो हम व्याख्या कर रहे हैं, जो हमने पद किया है, उसमें क्या विशेषता है। ठीक है ना। आप कोई भी रेसिपी देखते हैं उसकी विशेषता क्या होती है, आप बताते कि हाँ ये जल्दी बन जाता है, तो इसकी भी हमारा जो पद पढ़ा है उसमें क्या विशेष बात है जो हमें पढ़ने के लिए व्याकुल करती है और समझ आ जाती है। तो इसमें कहेंगे हम साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, वात्सल्य रस का परिपाक हुआ है,
ठीक है। वात्सल्य रस क्या होता है कि प्रेम, किसका प्रेम, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम, या भाई का छोटे भाई बहन के प्रति प्रेम, ये सारा दादी का अपने पोतों के प्रति जो प्रेम होता है वो वात्सल्य रस ही होता है, यानी कि छोटे बच्चों के प्रति प्रेम। तो हमारी तत्पश्चात हमारा आता है तीसरे पॉइंट में, बल की बेनी जो तथा नागिन सी भुई लोटी में, ठीक है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। ठीक है, उपमा अलंकार, यहाँ पर भुई आना था, उ की मात्रा नहीं लगी है तो आप लगा लेंगे भुई लोटी में उपमा अलंकार। पची पची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दोनों शब्द एक जैसे हैं और बार बार अर्थ भी एक ही निकल रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यानी कि पुनः मने दोबारा, उक्ति मने शब्द, जो हमारी वचन कहे गए उनका दोबारा प्रयोग करना। तथा हरी हलदर में ह का प्रयोग किया गया है, वहां अनुप्रास अलंकार है। आपको ये भी पता होगा, ज्यों आ जाए, सा से सी सम आ जाए तो उपमा अलंकार होता है, और वर्णों की एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो तो अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इन दोनों में यानी कृष्ण और माता यशोदा की बातों का वर्णन है, तो संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। जो अगला हमारा पद है वो हमने जो देखते हैं उसमें हमने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहले लिखा जाता है संकेत। तो संकेत के अंतर्गत जो पहली पंक्ति हमारी होती है उसको वर्णित किया जाता है। ठीक है, हम उसको पद को लिखते हैं संकेत में। पहला जो हमारा होगा संकेत के अंतर्गत तेरे हैं, और जो लास्ट होगा जायो है वो उसका प्रयोग करते हैं। प्रसंग लिखते हैं, प्रसंग के अंतर्गत हमने जो पहले लिखा है उसका वर्णित किया जाएगा, और तत्पश्चात संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो संकेत के अंतर्गत हम पद का प्रयोग कर रहे हैं उस पद का निचोड़, तो हम बताएंगे संदर्भ में, इस संदर्भ में क्या प्रयोग किया गया था। जो हमारा ये पद था, तेरे लाल मेरे माखन खाओ, यहाँ पर एक गोपी किससे, माता यशोदा से शिकायत करने आई है, तो उस शिकायत में क्या है, जो पूरा का पूरा पद है उसका निचोड़ हमने यहाँ पर लिखना होगा संदर्भ में। तो संदर्भ में है, इस पद में गांव की एक गोपी द्वारा माता यशोदा को उनके पुत्र श्री कृष्ण की शरारतों का उल्हाना देने का वर्णन किया गया है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर। तत्पश्चात हमारा आता है सरलाल। सरलाल में पहली जो पंक्ति थी, तेरे लाल मेरा माखन खायो, तो यहाँ पर प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान होकर एक गोपी उनकी माँ यशोदा से श्री कृष्ण की शिकायत करते हुए कहती है कि हे यशोदा, तेरे पुत्र ने मेरा सारा माखन, यानी कि तेरा पुत्र मेरा सारा माखन खा गया है। अगली जो हमारी अगली पंक्ति थी, पंक्ति के अंतर्गत था, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो। दोपहर को इसका हमने वर्णित करना है। ठीक है, क्या है वह, दोपहर के समय मेरे घर को सूना समझकर ढूंढते ढूंढते अपने आप मेरे घर में क्या कर गया था कि मेरे घर के किवाड़ खोलकर अंदर घुस आया। उसे घर में जितना भी दूध दही दिखाई पड़ा वह सब उसने अपने मित्रों को खिला दिया। यहाँ पंक्ति थी, खोली किवाड़ी, दरवाजा खोल लिया, बैठी मंदिर में, रसोई में प्रवेश कर गया, और दूध दही जितना भी था वो सब खुद तो खाया, अपने दोस्तों को भी खिला दिया। अगली पंक्ति थी, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भूई डरकायो। यहाँ पर क्या था इसका देखते हैं, लेकिन पहले इसका देखते हैं। दूध दही दिखाई पड़ा वह सब अपने मित्रों को खिला दिया। जब उससे भी उसका पेट नहीं भरा तो उसने उखल पर चढ़कर छींका नीचे उतार लिया, और उसमें रखा मक्खन दही भी कुछ स्वयं खाया था तो कुछ अपने मित्रों को खिला दिया। जब खाने से उनका पेट भर गया तो बाकी बचा दूध दही उसने भूमि पर गिरा दिया। तुम्हारे इस पुत्र के कारण तो क्या हो रहा है, अब रोजाना ही हमारे दूध दही माखन की हानि होती है। यहाँ पंक्ति थी, दिन प्रति हानि होत गोरस की। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि दिन प्रतिदिन हमारे दूध दही माखन की हानि हो रही है, यानी जो दूध से बने पदार्थ होते हैं उन्हें गोरस कहा जाता है। यह डोठा कोने ढंग लायो, इसके अर्थ हमारा निकलता है, ठीक है, कि सूरदास जी के अंत में वह गोपी क्या कह रही है कि हे यशोदा, तूने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम अपने इस पुत्र को संभाल कर क्यों नहीं रखती, तुम यह अनोखा पुत्र कहाँ से लाई हो। ठीक है, भावार्थ लिखना है आगे हमने, तो उसके अंतर्गत बताएंगे, प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण द्वारा माखन चुराकर खाने का वर्णन किया गया है, जिसे शिकायत के रूप में गोपी अभिव्यक्त कर रही है। तो तत्पश्चात विशेष लिखेंगे, तो हमें पता ही है कि इस पद में भाषा ब्रज है,
यानी कि सूरदास के जो पद हैं उनमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। दोपहर दिवस, दूध दही, हानि होती आदि में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और संवादात्मक शैली का प्रयोग किया गया है।